हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम बात करते हैं पैरा विद्युत पदार्थ एवं ध्रुवण, डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। देखिए बेटा, पैरा विद्युत पदार्थ की डेफिनेशन लिखी हुई क्या होते हैं। वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन तो नहीं करते हैं परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, पैरा विद्युत पदार्थ कहलाते हैं। देखो, आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, अगर हम किसी स्केल को सूखे बालों से रगड़कर उसके पास छोटे छोटे कागज के टुकड़े लेकर जाते हैं तो कागज के टुकड़े उससे चिपकने लगते हैं। कहने का मतलब उसके अंदर, कागज के टुकड़ों के अंदर भी एक इस तरह की प्रक्रिया हुई है जिसको ध्रुवण बोलते हैं, जिसके कारण वो स्केल की तरफ आकर्षित हुए, है ना। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर जब आप सूखे बालों से स्केल रगड़ के जाओगे, स्केल रगड़ोगे तो स्केल के ऊपर कुछ आवेश आ जाता है जिसके कारण उसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और उस स्केल को कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो कागज एक तरह का पैरा विद्युत पदार्थ होता है और उसके अंदर क्या है, पोलराइजेशन की प्रक्रिया होती है जिसके कारण वो कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है ना। इसी तरह से एबोनाइट, मोम, तेल, तो ये सारे पदार्थ हैं। ये क्या, कौन से पदार्थ हैं? पैरा विद्युत पदार्थ हैं। ठीक है। अब पैरा विद्युत पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। एक ही ध्रुवीय पैरा विद्युत पदार्थ होते हैं और एक अध्रुवीय पैरा विद्युत पदार्थ होते हैं। तो इसकी परिभाषा से ही देखो, वे पैरा विद्युत पदार्थ जिनके धनावेश व ऋणावेश के केंद्र परस्पर संपाती न होकर अलग अलग होते हैं, मतलब धनावेश और ऋणावेश के केंद्र एक बिंदु पर न होकर अलग अलग बिंदुओं पर होते हैं, क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय पैरा विद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया HCl और H2। जैसे आप HCl की आकृति बनाते हो तो Cl माइनस और H प्लस और Cl माइनस, तो इस तरह की आकृति बनती है ना। तो H पर प्लस आवेश होता है, Cl पर माइनस आवेश होता है। तो और इनके जो दोनों के जो ध्रुव है वो अलग अलग बिंदुओं पर है, इसका मतलब इसके बीच में कुछ गैप है। तो P का क्या फॉर्मूला होता है? P बराबर 2AQ। P का क्या सूत्र होता है? P बराबर 2AQ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मतलब इसके बीच में कुछ डिस्टेंस है, यानी अगर ये संपाती होते हैं तो ये 2A 0 हो जाता है, तो P भी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 2A है, इसके बीच में धनावेश और ऋणावेश संपाती न होकर पृथक पृथक होते हैं, इसका मतलब Cl माइनस अलग है, H प्लस अलग है। तो अब इसके अंदर क्या होगा? सीधी सी बात है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होगी? जो ऋणावेश से धनावेश की होती है, अर्थात इसमें P की दिशा Cl माइनस से H प्लस की तरफ, अर्थात इधर होगी। ऐसे ही अगर H2 की बात करें तो आपको पता है ऊपर -2 H प्लस और H प्लस, तो इसकी आकृति किस तरह की बनाते हो, है ना? इस टाइप की से आकृति बनती है ना। अब अगर आप बात करें तो देखो, इसका ऑक्सीजन का एक नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ विद्युत द्विध्रुव बना लेगा, तो एक द्विध्रुव इधर बन जाएगा जिसकी दिशा किधर होगी बताओ? प्लस आवेश से माइनस आवेश, मतलब ऋण आवेश से धनावेश की ओर, तो P1 की दिशा इधर। इसी प्रकार से यहाँ पे प्लस आवेश है, यहाँ पे माइनस आवेश है, तो इसका द्विध्रुव बना, उसकी दिशा ऋण आवेश से धनावेश की तरफ। और विद्युत द्विध्रुव की दो दिशाएं हो गई जो कि संभव नहीं होती है। देखो, P1 की दिशा इधर, P2 की दिशा इधर, इसलिए इन दोनों का परिणामी द्विध्रुव है, यानी इधर इसका परिणामी द्विध्रुव आ जाएगा। इसका मतलब होता है कि इसके प्रत्येक अणु का, कौन से? ध्रुवीय पैरा विद्युत पदार्थ के प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, शून्य नहीं होता है। ठीक है। प्रत्येक अणु के द्विध्रुव की बात करें तो प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होगा। लेकिन जब इसके अंदर जाएंगे, वे पैरा विद्युत पदार्थ जिसके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र परस्पर संपाती होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, अध्रुवीय पैरा विद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे मान लो H2, तो H और H, इसका मतलब ये H प्लस है और दूसरा H प्लस, इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये जो है ना, इसको इसके ऊपर रखेंगे तो धनावेश के केंद्र एक जगह हो जाएंगे, ऋणावेश के केंद्र एक जगह हो जाएंगे। मतलब धनावेश और ऋणावेश के जो केंद्र है वो एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं, इसलिए इनके बीच की P का क्या फॉर्मूला होता है? P बराबर 2AQ होता है। तो 2A का मान क्या हो जाता है? 0, तो P का मान भी 0, अर्थात अध्रुवीय पैरा विद्युत पदार्थ होते हैं उसके प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। CO2 की बात करूं
तो पहले C O और इसके ऊपर C, ये नीचे C, फिर O, फिर ये C। तो इसका मतलब इसके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र एक ही बिंदु पर हो जाएंगे, इसलिए प्लस और माइनस के बीच में जो 2a है वो शून्य हो जाएगा, तो इसका P भी क्या है 0, इसलिए ये क्या है अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ होते हैं। थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है, ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ के धनावेश और ऋणावेश के केंद्र अलग अलग होते हैं, इसलिए इसके प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होगा। लेकिन अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ होते हैं उसके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं, जिसके कारण इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है प्लस आवेश और माइनस आवेश के बीच की, वो 0 हो जाती है, और ये 0 होने पर इसके प्रत्येक परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। अब इनका जब इन ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ हो चाहे अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ हो, इनको जब बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो ये किस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करता है, इसके बारे में कंटिन्यू पढ़ेंगे। अब देखते हैं ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ और अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ का बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर व्यवहार। तो देखो बेटा, पहले हम बात करते हैं कि जब ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ उनके बाह्य विद्युत क्षेत्र ना लगाया जाए तो ये किस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। जब बाह्य विद्युत क्षेत्र ना हो तो इसका प्रत्येक अणु तापीय ऊर्जा के कारण अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं, जिसके कारण इसके प्रत्येक परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण तो होता है, लेकिन इसका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। देखो बच्चों, अगर मान लो मैं बात करूं तो ये प्लस आवेश, ये माइनस आवेश, तो अगर इसके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा देखो तो ऋणावेश से धनावेश की तरफ इधर होगी। कोई अणु ऐसे है, इसका माइनस इधर है, प्लस इधर है, तो इसके माइनस से प्लस की तरफ P की दिशा इधर होगी। कोई अणु ऐसे जा रहा है, इसमें इधर प्लस है इधर माइनस, तो माइनस से प्लस की तरफ इसकी P की दिशा इधर होगी, है ना। इस तरह से ये अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं, जिसके कारण अगर प्रत्येक का द्विध्रुव आघूर्ण जोड़ा जाए तो बेटा ये 0 प्राप्त होता है। समझ गए मेरी बात। परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या प्राप्त होता है 0। तो जब E की वैल्यू 0 होती है तो P यानी इसका द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या होता है 0 होता है। इसका प्रत्येक परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, लेकिन हर परमाणु अनियमित रूप से व्यवस्थित है, तो किसी की दिशा इधर है तो किसी की दिशा इधर है, इसलिए आपस में क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन जब इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में लेकर जाएंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एक ऐसा व्यवहार दर्शाते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में देखो बेटा, बाह्य विद्युत क्षेत्र में जब इनको लेकर जाएंगे तो देखो क्या होगा। ये ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ है। अच्छा, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने के लिए मान लो इधर एक प्लेट लगाई जिस पर प्लस आवेश है, एक इधर प्लेट लगाई जिस पर माइनस आवेश है। अब विद्युत क्षेत्र प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा बेटा, इसके अंदर बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया उसकी दिशा ई वेक्टर की दिशा इधर है। तो इसका जो प्लस आवेश है वो इस प्लस से प्रतिकर्षित होगा और माइनस आवेश है वो प्लस से आकर्षित होगा। ऐसे इनके साथ मान लो इधर जो प्लस आवेश है वो इससे प्रतिकर्षित होगा, ऋण आवेश है उसको दूर भगाएगा ये ऋण आवेश। तो इधर से मान के चलो ये प्लस आवेश है तो प्लस को प्रतिकर्षित, और यानी ये अपना स्थान तो नहीं छोड़ेंगे लेकिन ये ऐसे घूम जाएंगे, यानी अपनी जगह पर ये घूम सकते हैं, इसलिए इसका ऋण आवेश धनावेश की तरफ हो जाएगा और धनावेश से दूर हो जाएगा। अर्थात प्रत्येक अणु है वो ऐसे घूम जाएगा, ऋणावेश प्लस की तरफ आकर्षित हो गया और प्लस प्रतिकर्षित हो गया, तो ये प्रत्येक जो परमाणु है ये ऐसे घूम जाएगा। ठीक है बेटा, प्रत्येक परमाणु इस तरह से घूम जाएगा। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर हम देखें तो इसका जो ये प्लस है इस माइनस से कैंसिल हो जाता है, इसका ये प्लस है इसके प्रभाव को ये माइनस कैंसिल कर देता है, तो इधर परिणामी प्लस उत्पन्न हुआ, इधर परिणामी माइनस उत्पन्न हुआ, जिसके कारण इसके अंदर क्या है खुद में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है।
अर्थात एक द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की तरफ होती है, अर्थात इसके अंदर एक प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है ना। अब इसके अंदर जब E0 नहीं हो तो P भी 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऋणावेश से धनावेश की तरफ एक द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो गया, जिसके कारण ये बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या होने लगते हैं, आकर्षित होने लगते हैं। ठीक है, अब देखो अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थों को देखेंगे तो पहले हम चेक करते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जब बाह्य विद्युत क्षेत्र ना होता है तो इसके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र परस्पर संपाती होते हैं, अर्थात मैं ऐसे बिंदुओं के रूप में दिखा दूं, इनके प्लस और माइनस एक जगह ही होते हैं बेटा, ऐसे है ना, ऐसे बिंदु के रूप में मैंने दिखा दिया कि प्लस और माइनस एक ही बिंदु पर है। ठीक है, तो इसका मतलब प्लस और माइनस के बीच में जो 2a का मान होता है वो शून्य हो गया तो P शून्य होगा। प्रत्येक परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होने के कारण इसके पदार्थ का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या होता है, शून्य होता है, अर्थात E जब शून्य होगा तो P भी शून्य होगा। इसका कारण क्या है, इसके प्रत्येक पदार्थ का, इसमें क्या कारण था, इसमें प्रत्येक परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण तो था, लेकिन प्रत्येक परमाणु तापीय ऊर्जा के कारण यादृच्छिक गति करने के कारण इसका जो परिणामी द्विध्रुव, एक संपूर्ण आयतन का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है वो शून्य प्राप्त हो गया। इसके अंदर प्रत्येक परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण ही क्या है, शून्य, इसलिए पूरे आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन जब इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में लेकर जाएंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जब इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में लेकर जाएंगे तो देखो इसमें क्या होगा, यानी इसका जो धनावेश है, प्लस आवेश है, देखो इधर प्लस एक प्लेट रखी, इधर माइनस, जिसके कारण ये बाह्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेगी। बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, अर्थात E की दिशा इधर हो जाएगी। अच्छा बच्चों, इसके जो प्लस आवेश है वो विद्युत क्षेत्र इधर है ना, प्लस से माइनस, प्लस आवेश तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है और माइनस आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है, इसलिए थोड़ा सा प्लस आवेश इधर खिसक जाता है और माइनस आवेश इधर खिसक जाता है, प्लस और माइनस के बीच में थोड़ा सा गैप हो जाता है, जिसके कारण इसका द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, अर्थात ये इस तरह, इस रूप से ये रूप ग्रहण कर लेंगे, इस तरह से हो जाएंगे। अब वही प्रोसेस इसके अंदर है, इसके प्लस से ये माइनस, इसके प्लस से ये माइनस गया तो इधर प्लस आवेश बचा, इधर माइनस आवेश बचा, तो एक P उत्पन्न हो गया जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश अर्थात माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ, इधर एक द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो गया। इसका मतलब जब E0 नहीं हो तो P0 नहीं होगा, अर्थात इसका कुछ द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाएगा। देखो हमने क्या देखा, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थों के अणु तापीय ऊर्जा के कारण अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं, यानी अनियमित रूप से इधर उधर गति करते रहते हैं। इस कारण किसी भी आयतन जिसमें अणुओं की संख्या बहुत अधिक हो का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाता है। ये बात तो हो गई बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। लेकिन जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में लेके जाते हैं तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में प्रत्येक अणु पर एक बल आघूर्ण कार्यरत होता है, जो इसे बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुदिश संरेखित करने का प्रयास करता है। मतलब प्लस आवेश है वो, प्लस आवेश यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस आवेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में घूम जाता है, जिसके कारण इसमें एक परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थों के बारे में आपने क्या देखा, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में अध्रुवीय पदार्थ के प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है, इसलिए संपूर्ण आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में इसको लेके जाएंगे, इसके धनावेश का केंद्र विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश का केंद्र विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में थोड़ा प्रतिस्थापित हो जाता है, इसलिए प्लस आवेश और माइनस आवेश अब संपाती नहीं रहेंगे। कब, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में प्लस और माइनस के बीच में थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा गैप आ जाता है, जिसके कारण इसमें एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो ये हो गया
ध्रुवीय पैरा विद्युत पदार्थों का बाह्य विद्युत क्षेत्र में व्यवहार और अध्रुवीय पैरा विद्युत पदार्थों का बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में व्यवहार। तो देखो आप इसको यानी स्क्रीनशॉट लेके आप इस अगर नोट्स बनाना चाहो तो लिख सकते हो। अब देखिए इसकी कुछ इंपॉर्टेंट इसके अंदर 2-4 डेफिनेशन है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ध्रुवण क्या होता है? ध्रुवण यानी मैंने बताया आपको कि जो ये अध्रुवीय पैरा विद्युत पदार्थ है ना, ध्रुवीय चाहे अध्रुवीय यानी पैरा विद्युत पदार्थ है, इसके जो पहले क्या होते हैं मैंने बताया अनियमित रूप से इसके अणु है वो व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। इस तरह से अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। अब क्या होता है जब बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, जैसे दुर्बल विद्युत क्षेत्र लगाया तो इसमें एक आधा अणु क्या हुआ, थोड़ा सा एक तरफ हो गया है ना, जैसे इधर माइनस इधर प्लस एक ही हो गया। थोड़ा विद्युत क्षेत्र और बढ़ाया तो ये और अणु एक संरेखित हो जाएगा, और विद्युत क्षेत्र बढ़ाया तो और अणु संरेखित हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बढ़ाइए बाह्य विद्युत क्षेत्र की तो और अणु क्या हो गया, संरेखित हो गया। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे ये अणु विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होते जा रहे हैं। और अगर मान लो बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत अधिक बढ़ा देंगे तो ये सारे के सारे अणु विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को पैरा विद्युत पदार्थों का ध्रुवण कहते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे जैसे बढ़ती जाती है अधिक से अधिक अणु बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने लगते हैं। ये संरेखित होने की जो प्रक्रिया उसको क्या बोलते हैं, हम ध्रुवण कहते हैं। बाद में एक डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट, कई बार पूछी जाती है एग्जाम में, रेखीय समदेशिक पैरा विद्युत पदार्थ। तो वे पैरा विद्युत पदार्थ जिसके लिए प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती। आपने क्या देखा, बाह्य विद्युत क्षेत्र जैसे जैसे बढ़ाया वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैसे वैसे ये अणु है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होते चले गए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होते हैं तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होते हैं। अगर P की दिशा देखें तो प्लस से माइनस काटो, प्लस से माइनस के काटो, तो P की दिशा क्या होती है, ऋण आवेश से धन आवेश। तो यहाँ पे इसका अगर आवेश घनत्व है देखूँ तो माइनस सिग्मा ई हो गया, माइनस सिग्मा इधर है प्लस सिग्मा। तो माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ विद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है। और जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है इसकी दिशा प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा और P की दिशा दोनों एक ही तरफ है। तो ये ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, रेखीय समदेशिक पैरा विद्युत पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो ध्रुवण सदिश, जिसको P वेक्टर स्मॉल p वेक्टर से डिनोट करते हैं। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में आयतन के द्विध्रुव आघूर्ण को, अब देखो इस पूरे पदार्थ के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण P प्रेरित हो गया। अब इसके इकाई आयतन की बात किया जाए, इसके इकाई आयतन में बात करेंगे तो टोटल V आयतन के अंदर P द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो गया। तो इकाई आयतन के अंदर यानी जो टोटल द्विध्रुव आघूर्ण है उसमें आयतन का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ध्रुवण सदिश। यानी इकाई आयतन का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो ध्रुवण सदिश कहलाता है। और देखो रेखीय समदेशिक पैरा विद्युत पदार्थ होते हैं उसके लिए ध्रुवण सदिश होता है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती। इसका मतलब P वेक्टर समानुपाती ई, P समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, इसको काई ई बोलते हैं। काई ई एक नियतांक होता है जो विद्युत प्रवृत्ति, कई बार इस विद्युत प्रवृत्ति का मात्रक पूछ लिया जाता है। तो देखो बेटा ये मात्रकहीन राशि है और विमाहीन राशि है, मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। इसकी न तो कोई मात्रक है इनका और न ही कोई विमा है। तो ये हो गया अपना पैरा विद्युत पदार्थों का, पैरा विद्युत पदार्थ और ध्रुवण का टॉपिक। थैंक यू।